नरेश अपनी हट्टी कट्टी और सुंदर सजीली नई नवेली दुल्हन को देखकर खुशी के मारे गुब्बारे सा फूले जा रहा था। तभी उसकी माँ कौसल्या कहती है, क्यों रे, बहू में अप्सरा को देख रहा है या किसी हूर को? सीमा को देख रहा हूँ माँ, इसलिए कि इसके सामने तो अप्सरा और हूर भी फेल है। शाबाश, ये तो तूने ठीक ही कहा। मान गया ना कि मैंने तेरे लिए लाखों में एक बहू चुनी है। तभी सीमा कौसल्या को बहुत प्यार से कहती है, माँ जी, अरे ओ माँ जी, तनिक हमारे पेट के बारे में सोचिए ना। क्यों, पेट दुख रहा है क्या? नहीं, कूद रहा है, मतलब बहुत ही भूखा है माँ जी। तू चिंता ना कर, मैं अभी खाना लाई। 4 गरम गरम पूड़ियाँ, सब्जी और 2 रसगुल्ले ले आऊं? उनसे क्या होएगा माँ जी, ज़्यादा नहीं तो 40-50 पूड़ियाँ, 1 जग सब्जी और डोंगा भर के रसगुल्ला ले आइए। इतने सारे खाने के बारे में सुन के नरेश और कौसल्या के तो तोते ही उड़ जाते हैं। कौसल्या इसे मजाक समझती है। बहू मजाक कर रही है, इतना सारा खाना वो थोड़े ही ना खा सकती है। मगर जब सीमा खाने बैठती है तो वो दोनों दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। सीमा देखते ही देखते सारा खाना चट कर जाती है। यह देखकर नरेश आश्चर्य से कहता है, अरे माँ, ये हूर या अप्सरा नहीं, यह खाना घटकने की मशीन है। अप्सरा सी दिखने वाली बहू इतनी भुक्खड़ निकलेगी, सोचा भी ना था। कौसल्या सोचती थी कि बहू आने के बाद उसे बैठ के खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। वह खाना बनाती और बहू दोनों पहर ठूस ठूस के खाना खाती। माँ जी, सब्जी तो बहुत ही बढ़िया बनी है, 4 रोटियाँ और ले आओ। इतना तो रोटियां खा चुकी हो, और कितना खाओगी? भूख कमी है, इसलिए 4 रोटियाँ और खाऊंगी। सीमा खाना खाती तो आधे घंटे में उसे दोबारा भूख लग आती और वह फिर से खाना खाने लगती। कौसल्या उसे खाना देने से मना करती तो वो फिर बच्चों की तरह रोते हुए कहती, अगर आप मुझे खाना नहीं खिला सकती तो आपका लड़का मुझे ब्याह करके क्यों लाया? मैं पड़ोसियों के घर जाऊं? माँ जी बताओ, जाऊं क्या? पड़ोसियों का नाम सुनते ही कौसल्या हारे हुए सिपाही के जैसे हथियार डाल देती और भुक्खड़ बहू को मनाते मन ही मन सोचती, ऐसी तो बहू पड़ोसियों में इज्जत का बैंड ही बजवा देगी। और पड़ोसी भी क्या कहेंगे मुझे कि बहू को पेट भर खाना भी नहीं खिलाया जा रहा है मुझसे। यही सोचते हुए कौसल्या ना चाहते हुए भी बहू को खाना बनाकर खिलाती। सीमा रोज 4-4 5-5 बार खाना खाती और महीने भर का राशन हफ्ते भर में ही खत्म हो जाता। यह देखकर नरेश को गहरा अचंभा होता और वह अपने माँ से कहता, अरे माँ, इस पेटू औरत का कुछ करो, इतनी तो मेरी कमाई भी नहीं जितने का घर में राशन लग जाता है। हथनी ने 7 फेरे लेकर गृह प्रवेश किया है बेटा। अब तो रो या हंसो, इसे तो पालना ही पड़ेगा। इस तरह नरेश भी सब चुपचाप देखने लगता है। सीमा खा खा कर मोटी होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि खाना खाकर खुद से भी उठना मुश्किल हो जाता है। जरा हाथ तो देना जी, उठा नहीं जा रहा। उठा नहीं जाता तो खा खा कर इतनी मोटी क्यों हो रही हो? क्या करूँ जी, बार बार भूख लगती है तो खाना ही पड़ता है। पर आप चिंता ना करें, करवा चौथ के दिन मैं जरूर व्रत रखूंगी। तू तो रहने ही दे। तू अगर व्रत रखेगी तो तेरे हथनी जैसा तोन मुझे बद्दुआ देगी, मोटो कहीं की। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब कौसल्या सीमा के भुक्खड़ स्वभाव से काफ़ी तंग आ जाती है और उससे मुक्ति पाने का मार्ग खोजने लगती है। बहू को मायके छोड़ आऊंगी तो बेइज्जती होगी, क्यों ना मैं ही मायके का रास्ता पकड़ूं। भुक्खड़ बहू खुद खाना बनाएगी तो अक्कल आएगी। यही सोचकर वह अपने मायके जाने को तैयार हो गई।
बेटा नरेश, मैं कुछ दिन के लिए तेरे मामा के यहाँ जा रही हूँ। अरे तुम चली गई तो इस हथनी को चारा कौन डालेगा माँ? हथनी तेरा पल्लू पकड़ के घर आई थी, अब तू ही संभाल इसे। मैं तो थक चुकी इसे खिला खिला कर। कौशल्या अपनी भूखी बहू से मुक्ति पाने के लिए अपने मायके चली जाती है और इधर नरेश रसोइया बनकर उसके लिए भोजन पकाने का काम करता है। भोजन तो आप भी बहुत मज़ेदार पकाते हैं जी। आपके हाथ का भोजन खाकर तो मज़ा ही आ गया। मेरी बात मानो सीमा, भोजन की मात्रा कम कर दो। कम खाओगी तो स्वस्थ रहोगी। बिना खाए मरने से तो खाते पीते मरना अच्छा है जी। ये मैं नहीं, मेरी दादी कहती थी, इसलिए खाना कम खाने के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकती। यह सुनकर नरेश अपना माथा पीट लेता है और चुप रहना ही समझदारी समझता है। वह खाना बनाता और उसकी बीवी देखते ही देखते सब चट कर जाती, इसलिए उसे कभी खाना बचता, कभी उसे भूखा ही रहना पड़ता। ऊपर से राशन भी 2 दिनों में ख़त्म हो जाता। इन सब चीज़ों से नरेश भी परेशान हो जाता। एक दिन अपने इस हालत के बारे में अपने दोस्त को बताता है तो वो कहता है, इस समस्या का तो एक ही समाधान है दोस्त, तू अपने घर को ही ढाबा बना ले। मैं तो कहता हूँ कि तू ढाबा बना ले, इससे तेरी पेटू बीबी को भी खाना मिल जाएगा और तेरी भी कुछ आमदनी हो जाएगी। नरेश का आइडिया पसंद आता है। वह अपने घर को ढाबे में बदल देता है, लेकिन यह सब करके भी उसे मायूसी ही हाथ लगती है। ढाबे में ग्राहक खाने आते तो हैं, पर उन्हें खाने को भोजन मिलता ही नहीं। भाई खाना लगा देना। पर भाई खाना तो समाप्त हो गया। पर भाई इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अभी तो लंच टाइम भी नहीं हुआ था। यह सुनकर नरेश अपनी बीवी की तरफ इशारा करके कहता है, अरे भाई मेरे बीबी का पेट है या कुआ, जितना खाना बनाया था सारा कर गई। पर ये टुनटुन जैसी मोटी है कौन जो सारा खाना चटक गई? ग्राहक है क्या? अरे भाई ग्राहक होती तो रोना ही क्या था। ये तो मेरी मोटी खदुक्कड़ बीबी है। बेचारा नरेश अपने ढाबे और मोटी बीवी में संतुलन बैठाने की कोशिश करता है, मगर सफलता नहीं मिलती। कुछ ही दिनों में ढाबे का सपना भी टूट जाता है। साथ ही बीवी सीमा बहुत ही अधिक मोटी होती जाती है। फिर एक दिन सीमा आराम करने के लिए लेटने जाती ही है, तभी अचानक से उसके पेट में तेज का दर्द शुरू हो जाता है और वो कहती है, आ ऊ मर गई माँ। आ आ मेरा पेट, मेरा पेट, कोई बचाओ। अरे आप कहाँ हो, जल्दी आओ, मेरे पेट में बहुत तेज की दर्द हो रही है। अरे अब क्या हुआ? कुछ और खाओगी क्या? नहीं जी, अब तो बस दवा ही खाना है। जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर सीमा की जांच करते हुए कहता है, देखिए आपका मोटापा आपके रोग का जड़ है। अभी से कम खाना शुरू कर दीजिए और नहीं तो शमशान जाने की तैयारी कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे मरना नहीं है। अब से मैं खाना कम कर दूंगी। तो ठीक है, और ये दवाइयाँ खाइए और आगे से खाने के लिए नहीं सेहत के लिए खाना खाइए। सीमा उसी दिन से कम खाना शुरू कर देती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। यह देखकर नरेश खुश हो जाता है और कुछ दिन बाद कौशल्या भी घर वापस आ जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आती हूँ, तब तक के लिए बाय और थैंक यू मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए और अपना इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए।